हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एसबीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 11 के फिजिक्स का थर्ड चैप्टर का 8वां वीडियो, सॉरी ये 9वां वीडियो होगा। इसमें हम पढ़ेंगे दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल का सारणी विधि। इसके पहले हम लोग पढ़े थे गणितीय विधि में एनालिटिकल मेथड। आज हम लोग पढ़ेंगे दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल का सारणी विधि। आइए जानते हैं सारणी विधि से हम लोग दो सदिश का क्रॉस गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लो अपने पास दो सदिश कंपोनेंट के टर्म में दिया हुआ है। एक सदिश ये बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k। दूसरा सदिश है अपने पास b बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3k। हमें इसका क्या ज्ञात करना है? क्रॉस गुणनफल, मतलब सदिश गुणनफल। सारणी विधि से पढ़ेंगे। क्रॉस गुणनफल हम कैसे निकालेंगे? सारणी विधि से। सारणी विधि को हम लोग कहते हैं डिटर्मिनांट फॉर्म। क्या कहते हैं? डिटर्मिनांट फॉर्म। इसमें हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? डिटर्मिनेंट मेथड से। डिटर्मिनेंट मेथड में हम लोग क्रॉस गुणनफल ज्ञात करने के लिए जब हमें मान लो ए क्रॉस बी लिखना है तो ए क्रॉस बी को हम लोग इस तरह से दो लाइन खींचते हैं और यहां पर फर्स्ट वाला रो जो रहता है आई जे और क्या लिखते हैं? फर्स्ट वाले रो में क्या लिखते हैं? आई जे और अब यहां पहला वेक्टर ये है तो ये के सारे कंपोनेंट आई के नीचे a1, जे के नीचे a2 और k के नीचे a3। दूसरा वेक्टर b है तो इसी प्रकार से i का कंपोनेंट b1 है तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? b1। यहां पर i का कंपोनेंट b2 है तो यहां पर क्या लिखेंगे? b2। j का कंपोनेंट और k का कंपोनेंट b3 है तो यहां पर क्या लिखेंगे? b3। तो हम इस तरह से क्या करते हैं? दो सदिश के कंपोनेंट को लेकर, घटक को लेकर क्या बनाते हैं? सारणी बनाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सारणी। अब किसी भी सारणी को कैसे हल किया जाता है तो इसका विधि है। हम आई के लिए जब सॉल्व करेंगे, आई के लिए जब सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करेंगे? आई को बाहर रख देते हैं और इसी तरह से दो, अभी 3 रो और 3 कॉलम है तो आई को बाहर जब रखेंगे तो ये वाला रो, सॉरी ये कॉलम और ये रो को हम लोग क्या करते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। तो अपने को पास कौन बच गया? a2 और a3, b2 b3। तो इसको हम लोग यहां पर लिख देते हैं a2 a3 b2 b3। फर्स्ट वाला साइन को हम लोग प्लस लेते हैं, सेकेंड में आते हैं तो माइनस हो जाता है और थर्ड में आते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस साइन। जब आई के लिए सॉल्व किया तो ये वाला फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या कर दिया? मैंने हटा दिया और जो एलिमेंट बचा, जो भी उसके अंदर के एलिमेंट बचे उसको हम लोग इस तरह से सारणी के अंदर लिख दिया। अब जब हम दूसरे के लिए सॉल्व करेंगे, जे के लिए सॉल्व करने जाएंगे तो जे वाले में ये सेकेंड वाला कॉलम और फर्स्ट वाला रो को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो यहां पर क्या आया? तो यहां पर लिखेंगे माइनस जे। क्या सेकेंड में जाएंगे तो सेकेंड वाले में किसे खत्म करना है? एलिमिनेट करना है। तो फर्स्ट रो को और सेकेंड कॉलम को जब माइनस जे के लिए सॉल्व करेंगे तो यहां पर जब इसको खत्म कर देंगे तो कौन बचेगा? इसको हटाए तो बच गया अपने पास जो दिख रहा है। इसको सारणी के अंदर लिख देंगे a1 a3 b1 b3। उसके बाद थर्ड में आएंगे तो हम लोग जब प्लस के लिए सॉल्व करेंगे तो यहां पर प्लस के कैप लिख देंगे और फिर से उसी तरह से सारणी बनाएंगे। और जब हम इसके लिए आएंगे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटा देंगे तो जो सामने दिख रहा है उसको हम लोग यहां लिख देंगे a1 a2 b1 b2। अब इसे क्या करना है? सारणी को आगे हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं?
क्रॉस गुणनफल करते हैं। क्रॉस गुणनफल क्या होता है, तो यहां पर A2 से B3 गुणा करते हैं, A2 से B3 गुणा करते हैं, बीच में माइनस का साइन रखते हुए, यहां पर माइनस का साइन रखते हुए कहां से जाएंगे, B2 से B3 जाएंगे, और बाहर में कौन है, आई कैप, तो ये आई कैप। फिर उसी तरह से जब दूसरे स्टेप में जाएंगे तो जे यहां फिर से किसके साथ, A1 का B3 से क्रॉस गुणनफल करेंगे, तो यहां होगा A1 B3, और यहां पर माइनस रखते हुए B1 से कहा जाएंगे, ये 3, तो B1 ये 3 माइनस में, और कौन है यहां बाहर, J, तो यहां रख देंगे J का। अगला स्टेप क्या होगा, तो ये प्लस फिर से A1 का किसके साथ करेंगे, यहां पर ध्यान दें, A1 का B2 के साथ गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा A1 B2, और यहां माइनस साइन रखते हुए आगे बढ़ेंगे, B1 से कहा जाएंगे ये 3, तो माइनस B1 ये 3। तो इस तरह से हम लोग सारणी विधि का प्रयोग करके क्या निकाल सकते हैं, दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल को ज्ञात कर सकते हैं। तो यह था सारणी विधि। आइए इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सारणी विधि से दो सदिश का क्रॉस गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, मान लो कि अपने पास दो सदिश है, एक सदिश ये है, तो ये बराबर मान लो 2i प्लस 3j प्लस 5k, और दूसरा वेक्टर मान लो b बराबर दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस k, और कह रहा है क्वेश्चन में कि ज्ञात कीजिए a क्रॉस b, पहला क्या ज्ञात करना है, a क्रॉस b, दूसरा ज्ञात कीजिए मॉड ऑफ a क्रॉस b, तीसरा ज्ञात करना है साइन थीटा, और चौथा ज्ञात करना है n वेक्टर, n कैप। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग a क्रॉस b ज्ञात करते हैं सारणी विधि से। तो a क्रॉस b ज्ञात करने के लिए हम बताएं, हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। सारणी बनाते हैं, सारणी बनाने का मेथड मैं बता चुका हूं। फर्स्ट वाला रो कैसे बनेगा, i, j और k। उसके बाद क्या करेंगे हम, i का कोफिशिएंट कितना है, फर्स्ट वेक्टर ये है, तो ये में i का कोफिशिएंट कितना है 2, j का कोफिशिएंट 3 और k का कोफिशिएंट 5। तो इस तरह से सेकेंड कॉलम में हम लोग क्या कर दिए, सेकेंड रो में लिख दिया। अब b वेक्टर जो है, b वेक्टर को थर्ड रो में लिखेंगे, तो यहाँ i का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ लिख दिए 1, j का कोफिशिएंट 2 और k का कोफिशिएंट -1, और इस प्रकार से हम लोग क्या बना दिए, सारणी बना दी। अब इसको हम लोग आगे हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे, तो पहले i के लिए सोल्व करेंगे। तो जब i के लिए सोल्व करेंगे, तो i के लिए सोल्व करने के दौरान फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो जो बच गया उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। कौन बच गया, 3, 5, 2, -1। फर्स्ट का साइन प्लस होता है, सेकेंड का साइन क्या होता है, माइनस। यहां पर हम जब सेकेंड -j के लिए सोल्व करेंगे, तो यहां पर भी सारणी बनेगा। यहां जो दो रो और दो कॉलम का सारणी बनेगा, वो कैसे बनेगा, तो पहले भी मैं बता चुका हूं। j के लिए जब सोल्व करेंगे, तो सेकेंड जो रो है, सॉरी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। तो कौन बच गया यहाँ, तो 2 बच गया, 5 बच गया, 1 बच गया, और क्या बच गया, -1। इसी प्रकार से जब हम k के लिए सोल्व करेंगे, तो बोला फर्स्ट साइन प्लस, दूसरा माइनस, और तीसरा फिर से क्या हो जाता है, प्लस। तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस k। और जब प्लस k के लिए जब सोल्व करेंगे सारणी को, तो क्या होगा, इसमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। तो जो बच रहा है उसको हम लोग इस सारणी में लिखेंगे। कौन बच रहा है, 2, 3, 1, 2।
आगे क्या करना है, तो आगे मैं बताया था इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस गुणनफल। तो क्रॉस गुणनफल कैसे करना है, तो 3 से कहां जाएंगे, 1 के पास। तो 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -3। फिर बीच में माइनस साइन रखते हुए आगे बढ़ना है, 2 से कहां जाना है, 5। तो यहां पर माइनस रखेंगे और 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो 10। अब दूसरे में आएंगे तो यहां पर आ गया -j क्या, फिर से यहां पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 से कहां जाएंगे, -1। 2 से जब -1 जाएंगे तो क्या होगा, तो 2 इंटू -1 बराबर क्या हो गया, -2। फिर यहां माइनस चिन्ह लगाते हुए कहां जाएंगे, 5 के पास। तो एक माइनस हो गया और 5 इंटू 1 5। तीसरे में हम लोग जाएंगे, फिर प्लस के आ गया बाहर, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। और फिर यहां माइनस रखते हुए आगे जाएंगे तो -3 इंटू 1 कितना हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो तो -3 और -10 कितना हो गया, -30 i। -2 और -5 कितना हो गया, -7 और माइनस और +7 उसी तरह से 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1। तो यहां पर क्या बच जाएगा, k। तो ये हो गया क्या अपना a क्रॉस b। a क्रॉस b सारणी विधि से कैसे ज्ञात करना है, समझ में आ गया। अब आगे हम लोग दूसरा ज्ञात करना है, क्या, मॉड ऑफ a क्रॉस b। तो a क्रॉस b बराबर ये आ गया। तो मॉड ऑफ a क्रॉस b कैसे ज्ञात करेंगे, तो मॉड ऑफ a क्रॉस b बराबर हो जाएगा i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो -13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसे हम लोग यदि i, j और k के टर्म में दिया है तो उसका जो मैग्नीट्यूड परिमाण निकालते हैं वो क्या करते हैं, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या करते हैं। तो यहाँ 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1। तो मॉड a क्रॉस b जो होगा वो कितना होगा, तो जोड़ दो, 9 9 18 19, 6 4 10 1 11, 6 4 10 1 11, 1 1 और 1 219 कितना हो जाएगा, 219, रूट में 219। तो ये क्या आ गया, मॉड ऑफ a क्रॉस b। आगे हम लोग को निकालना है साइन थीटा। क्या निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा का मैं सूत्र बताया था। साइन थीटा बराबर होता है मॉड ऑफ a क्रॉस b, मॉड ऑफ a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। अब हमें यहां निकालना है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। मॉड ऑफ a क्रॉस b हम पहले निकाल चुके हैं। कितना निकाल चुके हैं, a क्रॉस b कितना आया था, a क्रॉस b आया था -13i कैप प्लस 7j कैप और प्लस k कैप। ये इंफॉर्मेशन रख लीजिएगा। a क्रॉस b बराबर लिख लो, कितना आ गया है, -13i कैप प्लस 7j कैप और प्लस k कैप। हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या चाहिए, साइन थीटा का वैल्यू चाहिए। तो मॉड ऑफ a क्रॉस b मॉड a मॉड b। तो मॉड ऑफ a क्रॉस b कितना आया, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट में 219। मॉड a कैसे निकालेंगे, तो मॉड a इसका मॉड निकालना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट में i का कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो हम साइन थीटा कैसे ज्ञात करेंगे, तो साइन थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है,
ए क्रॉस बी का मॉड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ए क्रॉस बी का मॉड हम पहले निकाल चुके हैं, कितना, रूट में 219। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हम पहले निकाल चुके हैं, अंडर रूट कितना, 219। अब हमें मॉड ये निकालना है, तो ये वेक्टर ये है कितना, 2i प्लस 3j प्लस 5k। तो इसका मॉड कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 9 प्लस 25, सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 और 25 38। रूट का कितना हो जाएगा यहाँ पर 38। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मॉड बी। तो मॉड बी कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर बी दिया हुआ अपने पास, आई प्लस 2j माइनस के। इसका मॉड निकालेंगे तो आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो मॉड बी बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 4 प्लस 1। तो मॉड बी बराबर आ जाएगा 4 और 2 6, रूट में 6। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे क्या, रूट 6। तो साइन थीटा निकालेंगे यहां पर, तो साइन थीटा बराबर हो गया रूट में 219 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 38 इंटू 6। ये कितना हो गया, 219 डिवाइडेड बाय 6 48, 6 18 और 4 22। तो 219 बटा कितना आ जाएगा, 228। ये किसका वैल्यू आ गया, तो साइन थीटा का। हमें आगे क्या ज्ञात करना है, चौथा एन कैप। तो एन कैप कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो ये क्रॉस बी बराबर क्या लिखे थे, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। इस पार्ट को हम लोग क्या लिखेंगे, इस पार्ट को हम लोग लिखे थे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और ये क्या हो जाएगा, एन कैप। मतलब ए क्रॉस बी बराबर कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी एन कैप। तो एन कैप का जो सूत्र होगा वो कितना हो गया, तो ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। यहां से एन कैप बराबर जो होगा वो कितना होगा, ए क्रॉस बी हम पहले से निकाल चुके हैं, कितना है, -13 आई कैप प्लस 7 जे कैप और प्लस के कैप। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हम निकाल चुके हैं, कितना, रूट का 219। तो ये अपना क्या हो जाएगा, एन कैप। एन कैप कैसे फाइंड करना है समझ में आ गया। तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन। आगे हम लोग जानते हैं इससे कुछ संबंधित नियम और इसके गुणधर्म। यदि मान लो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की दो संगत भुजाएं, कोई त्रिभुज है ए बी और सी। इस त्रिभुज की दो संगत भुजा, मान लो एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, और इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। यदि मान लो कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल की दो संगत भुजाएं दिया हुआ है, कैसे, ए और बी, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, ट्रायंगल का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, तो 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर होता है। 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर होता है। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के दो संगत भुजाएं वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ए बी सी डी, मान लो ये भुजा ये दिया हुआ है, ये भुजा बी दिया हुआ है सदिश रूप में, और बोल दे कि इसका एरिया ज्ञात करें,
इस समांतर चतुर्भुज का एरिया ज्ञात करें। तो समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है, वो होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पर ये क्या है? तो ए और बी जो है वो समांतर चतुर्भुज का क्या है? संगत भुजा है। तो इस नोट से रिलेटेड आइए एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो अपने पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं। शीर्ष कैसे दिए हुए हैं? तो ये बी सी, मान लो यहां पर दिया हुआ है 2 3 4, यहां पर दिया हुआ है 3 5 6, और ये मान लो है 4 5 2। इस तरह से 4 5 6, इस तरह से त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए, और यहां पर बोलेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इस त्रिभुज का क्या निकालना है? एरिया। तो यहां पर हम एसी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। एक भुजा क्या हो गया? एसी। तो एसी वेक्टर कैसे लिखते हैं? तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 4 - 2, और यहां पर क्या लिख देंगे? आई क्या। फिर दूसरा 5 - 3 प्लस 5 - 3 जे क्या। उसी तरह से तीसरा क्या? प्लस 6 - 4 के क्या। तो जो एसी वेक्टर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो 4 - 2 2i, 5 - 3 2j क्या, और 6 - 4 2k क्या। ये एसी वेक्टर आ गया। अब यदि हम यहां पर ए बी वेक्टर, संगत भुजा एसी की संगत भुजा कौन है? ए बी। तो ए बी वेक्टर निकालना चाहें तो ए बी वेक्टर कैसे निकालेगा? तो ए से बी तक जा रहे हैं, तो ये भी बराबर हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 3 - 2 आई कैप प्लस 5 - 3 जे कैप और प्लस 6 - 4 के कैप। तो ये भी वेक्टर कैसे ज्ञात हो गया? तो 3 में 2 गया तो आई, 5 में 3 गया तो 2j, और 6 - 4 तो प्लस 2 के। तो ये आ गया ए बी वेक्टर और एसी वेक्टर। हमें बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा ए बी सी, अभी मैं बताया था कि यदि दो संगत भुजाएं पता हो तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो क्या होता है? 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमें ज्ञात क्या करना है? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे ज्ञात करेंगे? तो ए क्रॉस बी ज्ञात करने के लिए हमारे पास है सारणी रूल। सारणी नियम से हम यहाँ आई, जे और के, उसी तरह से यहां पर आई का कोफिशिएंट 2 2 2, जे में 1 2 2। इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई के लिए सॉल्व करेंगे तो ये और ये खत्म, तो बच जाएगा 2 2 2 2, ये बच जाएगा। जे के लिए सॉल्व करेंगे तो माइनस जे आएगा बाहर, तो ये खत्म, तो यहां से बचेगा 2 2 1 2। और के लिए जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो यहां पर ये खत्म हो जाएगा, तो 2 2 1 2। अब इसको सॉल्व करो तो ये क्रॉस बी बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 × 2 4 -4 आई कैप माइनस जे 2 × 2 4 - 2 और प्लस के कैप 2 × 2 4 - 2। यहां पर क्या आ जाएगा? ये क्रॉस बी बराबर 4 - 4 0 हो गया, -4 - 2 2j और प्लस 2। तो ये क्रॉस बी वेक्टर जो आया कितना आ गया? तो ये क्रॉस बी बराबर हो गया -2j और प्लस 2k। इसका एरिया हमें निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें क्या चाहिए? मॉड। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी जब ज्ञात करेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाएगा √-2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? तो
तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर √4 + 4 कितना हो गया, रूट का 1, मतलब 2√2 ये आ गया। हमें एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना आ गया, 2√2, तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2 × 2√2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो √2 यूनिट स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का प्रयोग करके एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, यदि हमारे पास क्या दिया हो, तो त्रिभुज के दो संगत भुजाएं दिया हो। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से कुछ क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा वेक्टर से संबंधित क्वेश्चन। इसमें एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर मतलब सदिश का प्रक्षेप, सदिश का प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं ध्यान देना। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, मान लो अपने पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, तो यहां पर ध्यान देना। मान लो अपने पास दो वेक्टर है, ए और बी। एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर क्या है, बी है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो यहां पर क्वेश्चन बनते हैं कि फाइंड द, ये वेक्टर ये हो गया, ये बी हो गया। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बी का प्रोजेक्शन ए पर ज्ञात कीजिए। क्या पूछ सकता है, बी का प्रोजेक्शन ए पर ज्ञात कीजिए। बी का प्रक्षेप ये पर, सदिश ये पर ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या होता है, बी का जो बी का एक्स घटक होगा ये पर वो कितना होगा। तो ये ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर बी वेक्टर से लंब डालते हैं, और ये वाली जो लंबाई आती है ये पर यहां पर लंब डालें, ये बी और ये मान लो ये लंब डाला, ये वेक्टर क्या है, ये है। तो ये से यहां पर बी के एक अंतिम छोर से मतलब हेड से यहां पर वेक्टर ये पर क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। तो ये वाला कंपोनेंट जो आएगा ये डायरेक्शन में, यही क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ये, मतलब बी का प्रक्षेप किस पर, ये पर। और इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां पर देखो cos थीटा बराबर क्या होता है, थोड़ा इंक भर लेते हैं। यहां पर cos थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये cos थीटा बराबर क्या, आधार बटा कर्ण, मतलब x/mod b। तो x को ही हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन ये, मतलब b का प्रक्षेप किस पर, ये पर। तो x बराबर हम निकालेंगे तो क्या होगा, mod b cos थीटा। ये कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन ये। अच्छा, हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे, ये डॉट b बराबर होता है मॉड ऑफ ये, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, जहां थीटा दोनों के बीच का क्या था, एंगल। यदि मैं बोलूं बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा बराबर ये डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ, और यही बी कॉस थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ये, मतलब बी का प्रक्षेप किस पर, ये पर। तो यदि बी का प्रक्षेप किस पर ज्ञात करना हो, ये पर, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो मॉड बी कॉस थीटा, और इसका सूत्र क्या होता है, ये डॉट बी बाय मॉड ऑफ।
इसी प्रकार से आपको पूछ दे कि ए का प्रक्षेप बी पर ज्ञात करें, वेक्टर बी पर ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे इसी चित्र में ए के हेड से बी पर क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर, एक लाइन खींचेंगे ए के हेड से जो बी पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये वाली लाइन मान लो क्या है, वाई, ये वाली लाइन क्या है, वाई, ये पूरा वेक्टर ये हो गया। तो यहां पर जो वाई होगा, बी का कंपोनेंट किधर है, ए की ओर, सॉरी ए का कंपोनेंट किधर, बी की ओर होगा, वही क्या कहलाएगा, ए का प्रक्षेप किस पर, बी पर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। और यहां पर ये वाई हो गया, और जब यहां पर वाई निकालेंगे तो यहां भी सेम फॉर्मूला लगा, cos थीटा यदि हम लगाते हैं इस ट्रायंगल में, ये सी एन में, तो यहां पर देखो ये वाला थीटा हो गया, इसके सामने वाला ये लंब, ये आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा वाई बटा मॉड ये, वाई बटा मॉड ये, मतलब वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो मॉड ऑफ ये cos थीटा। और मॉड ऑफ ये cos थीटा को कैसे लिख सकते हैं, तो ये डॉट बी बराबर क्या होता है, मॉड ये मॉड बी cos थीटा। ये वाला और ये वाला पार्ट को एक साथ रख लो, तो मॉड ये cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये डॉट बी बाय मॉड ऑफ बी। तो यहां से ए का प्रक्षेप यदि निकालेंगे किस पर, बी पर, तो मॉड बी से डिवाइड कर देंगे, और बी का प्रक्षेप किस पर निकालेंगे, ये पर, तो यहाँ पर ये डॉट बी में किससे डिवाइड कर देंगे, मॉड ए से डिवाइड कर देंगे। तो ये है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा वेक्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज मैं इतना ही रखता हूं, धन्यवाद।